नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्हें शनिवार को यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पास्को स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल एडीजे पास्को एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तथा उनके शिष्य स्वामी मुग्धानंद गिरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का भी आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूसी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले देखिए एक रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान विवादों में रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत 173(4) के तहत दाखिल अर्जी को मंजूर करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने यौन शोषण के आरोपों में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला सुनाया है। एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करके मामले की विवेचना का आदेश दिया है। पॉक्सो एक्ट के इस आदेश के बाद अब झूसी थाना पुलिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विवेचना शुरू करेगी। दरअसल शांकुभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में झूसी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा मुकदमा न दर्ज किए जाने पर 28 जनवरी को बीएनएस 173(4) के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रयागराज जिला अदालत ने अर्जी दाखिल की थी। वादी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट से एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। इस मामले में एडीजे पॉक्सो कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी। अदालत में आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का वीडियोग्राफी के साथ बयान भी दर्ज हुआ था। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में ले लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस की रिपोर्ट संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था और शनिवार को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में अपना फैसला सुनाया था। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने अपने 14 पन्नों के आदेश में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 175(3) के साथ सेक्शन 173(4) के तहत मौजूदा एप्लीकेशन में की टिप्पणियों के आधार पर निस्तारित की जाती है और केस के मेरिट पर कोई राय दिए बिना इसे मंजूरी दी जाती है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन के
SHO को निर्देश दिया कि वो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत रिकॉर्ड में रखी गई तहरीर, जानकारी और सामग्री के आधार पर तुरंत FIR दर्ज करे और कोर्ट कानून के अनुसार सख्ती से जांच करे। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से और तेजी से की जाएगी और पॉस्को एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, जिसमें पीड़ितों की पहचान और सम्मान की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। कोर्ट की तरफ से ऑफिस को निर्देश दिया गया कि वो इस आदेश का तुरंत पालन सुनिश्चित करे। कानून के द्वारा निर्धारित समय के भीतर इस कोर्ट के सामने एक अनुपालन रिपोर्ट पुलिस द्वारा जमा की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने केस के मेरिट पर कोई राय नहीं दी है और सभी मामलों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान तय किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आजादी से और पूरी तरह कानून के हिसाब से काम करेगी। माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वर जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा FIR दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीडियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। इसमें पुलिस विवेचना करेगी और सारी चीज, सारे तथ्य कोर्ट को बताएगी कि कहां कहां ये उन्होंने अपराध किया है, कैसे कैसे कितनी बार बच्चों के साथ कुकर्म किया है और कैसे कैसे किया है, मुंह के द्वारा किया है और गंदी जगह से किया है, सब माननीय न्यायालय को बताया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध, कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना, जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। दावा किया है कि इसकी CD भी उन्होंने अदालत को सौंपी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिला है। वह प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे। ऐसा करके वो लोगों के सामने सच्चाई को बाहर लाएंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि विद्या मठ में ही नाबालिग बच्चों के साथ शोषण होता था। तो बच्चों से कुकर्म के मामले में ज्योतिष पीठ के तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ झूसी थाने में FIR दर्ज की गई है। यौन शोषण के आरोपों के मामले में ADJ रेप एंड पॉस्को स्पेशल कोर्ट ने ये आदेश दिया। इसके बाद लगातार जो है आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से 3 रिपोर्टर एक साथ लाइव जुड़ेंगे और सारी जानकारी आप तक उपलब्ध कराएंगे कि आखिर शंकराचार्य क्या अब जेल जाएंगे या फिर धर्मगुरु होने के नाते जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। यह भी बड़ा सवाल है। सवाल यह भी बनता है कि आखिर पीड़ित बच्चों को कोर्ट ही क्यों जाना पड़ा, इसके पहले आरोपी के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज। इस पूरे मामले में हमारे साथ अविनाश कुमार लखनऊ से जुड़ चुके हैं, पवन अवस्थी हमारे साथ हैं और तो हम रायबरेली से रवि श्रीवास्तव हमारे साथ 3 संवाददाता। सबसे पहले हम अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, सवाल मेरा यह है कि शंकराचार्य के खिलाफ डायरेक्ट FIR क्यों नहीं, आखिर पीड़ित को कोर्ट में क्यों जाना पड़ा FIR दर्ज करवाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला जो है लगातार प्रयागराज से शुरू हुआ था और प्रयागराज से ये मामला शुरू हुआ, अब FIR तक जा पहुंचा है। लगातार जिस तरीके से सरकार और शंकराचार्य के बीच जो विवाद चल रहा था और लगातार उसमें तमाम जो चीजें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही थी, उसके बाद ये मामला है अब FIR तक पहुंच गया।
साफ है कि कोर्ट के निर्देश पर अब शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको पुलिस जो है वो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में साफ है कि जो शंकराचार्य है वो अपने स्थित जो मठ है उनका जो वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर तमाम उनकी जो लीगल टीम है वकीलों की वो वहाँ मौजूद है और साफ तौर पर उनके जो वकील हैं उनका कहना है कि अभी तक जिस तरीके से ये जो मामला है पूरा बदले की भावना वाला मामला है, क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य लगातार सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, सरकार की तमाम जो बातें कर रहे थे उसको देखते हुए ये सब चीजें की गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है उनका कहना है कि ये देशपूर्ण है, यानी कि साफ है कि बदले की भावना से ये जो मामला है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो शंकराचार्य की जो लीगल टीम है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लड़कों ने आरोप लगाया है पुलिस ने अभी उनका जो बयान है वो भी दर्ज नहीं किया है और भी तमाम जो चीजें हैं साफ तौर पर वो कह रहे हो। शंकराचार्य जी ने खुद बाइट में कहा था और ये कहा था कि जो ये मामला बताया जा रहा है, जब उनके मामले जहां पे उनका शिविर लगा था वहां पर पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उनकी जो गाड़ी खड़ी थी उस पर भी सीसीटीवी लगा हुआ, यानी कि शंकराचार्य के हिसाब से जो भी बातें वो कह रहे हैं कि अगर सीडी की बात कही जा रही है, अगर सीडी है तो सीडी सामने सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं शंकराचार्य जी के पर, शंकराचार्य ने उन सभी आरोपों को निराधार करते हुए साफ कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, जो लड़के हैं उनको आखिर सामने क्यों नहीं लाया जाए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो शंकराचार्य कह रहे। सीडी की बात चल रही थी तो शंकराचार्य ने ये भी कहा जो सीडी आखिर है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने साफ कहा है कि ये जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ एक तरफा और देश पूर्व मुक्त है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं है, अगर इस मामले की कोई जांच होती है तो जांच जो है वो अन्य राज्य की पुलिस करे, यानी किसी और राज्य की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच हो। ये लेकिन जो मामला है पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर शंकराचार्य कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो है उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में शंकराचार्य ने अपनी पूरी जो उनकी लीगल टीम है वो डेरा डाले हुए है, उनकी जो वकीलों की टीम है वो बैठी हुई है, उनके साथ ही वहां पर आश्रम में डेरा डाले हुई है। साफ है कि उनके वकील का भी कहना है कि जो भी चीजें हो रही हैं उन आरोपों को सिद्ध करना चाहिए, यानी कि जो लड़के हैं उनका बयान अभी। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ रवि श्रीवास्तव रायबरेली से, हम उनके पास सीधे चलते हैं। रवि, आरोपी चूंकि धर्मगुरु है, धर्मगुरु से जुड़ा संबंधित मामला, क्या जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है? सर, जहां तक बताया जा रहा है कि ये प्रयागराज से जो स्थिति शुरू हुई विवाद की, स्नान करने को लेकर, पालकी को तोड़ने से लेकर और राजनीतिकरण जो इसका हुआ है और जो इनके बयानों से शंकराचार्य से जो राजनीतिकरण का जो विवाद उपज कर आया है, कहीं ना कहीं इसका ये बड़ा रूप ले रहा है। वहीं करोड़ों सनातनियों का भी विश्वास और आस्था भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह स्थिति आ रही है जांच की, न्यायालय के ऊपर वो आधारित है, चूंकि मामला न्यायालय में चला गया है, वहीं इस तरह के आरोप लगाना कितना सही है, क्या है, वो न्यायालय के ऊपर निर्धारित है। रही बात लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और जांच प्रभावित करने की बात तो अभी नहीं बताई जा रही। सनातनियों से जुड़ा ये मामला है जो आस्था का इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत घृणित है, जिससे लोगों का विश्वास और आस्था जुड़ा हुआ है। सर, स्थिति कैसी भी बन रही है, लेकिन जो इस शुक्र का जो माध्यम लिया गया, जो आस्था का विषय, कहीं ना कहीं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है। जिस तरह इन्होंने टारगेट किया शंकराचार्य जी ने, उनको औरंगजेब की औलाद कहा और बहुत सारे ऐसे बातें जी। हमारे साथ पवन अवस्थी भी जुड़े। पवन से हम बातचीत कर लेते हैं। पवन, आरोपी चूंकि पीड़ित, तो सबसे पहले उनको अगर सीधे साधारण एफआईआर होती तो न्यायालय नहीं जाना पड़ता, और जिस तरीके से स्वामी जी ने कहा है कि बच्चों को सामने लाएं, तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि नाबालिग हैं वो बच्चे, उनको सामने नहीं लाया जा सकता। धर्मगुरु होने के नाते अगर आरोपी बचने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं कि सनातन धर्म है तो सनातन धर्म का आदमी है तो आरोप मतलब क्राइम नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता। आग लगी है तभी धुआं है। अब हमारा सीधा सवाल पवन ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी कब होगी? जी, जहां तक आपकी जानकारी के लिए बताते चले, फरवरी 2026 में इलाहाबाद की विशेष पॉस्को अदालत ने उनके और उनके शिष्य 3-4 लोगों के खिलाफ, अज्ञात में उनके शिष्यों में, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। और मुकदमा जिस तरीके से बताया गया कि शंकराचार्य हैं वो, और कहीं ना कहीं ये जांच का विषय और शंकराचार्य हैं तो उनको कोर्ट जाना पड़ा। और जैसे रही बात नाबालिग बच्चों की, तो नाबालिग बच्चों को साफ तौर पर सामने नहीं ला सकते हैं।
उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र करा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, प्राण प्रतिष्ठा पर। फिर इसके बाद गौ हत्या कानून को लेकर के उन्होंने बताया, और सरकार पर हमेशा जो इस समय सरकार है उस पर हमेशा तंज कसते रहते हैं और हमेशा अपने विवादों को लेकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। तो जहां तक नाबालिग बच्चों का सवाल है, उनका जो आरोप है, जो जांच में अगर सिद्ध हो रहा है तो ठीक है, वरना नाबालिग बच्चों का जो है वो सामने नहीं ला सकते फिर। अविनाश, जिस तरीके से दावा किया गया कोर्ट ने बाकायदे बच्चों की वीडियोग्राफी करवाई है, एक चीज की सबूत की भी जो है पूरा वीडियोग्राफी करवाई, तब जाके न्यायालय ने आदेश दिया है। आरोपी धर्मगुरु होने के नाते बच पाएगा या गिरफ्तार होगा? आगे की जांच प्रभावित होगी। तो एक बार फिर से हम रवि के पास चलते हैं। रवि, आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी? सीधा सवाल। सर, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जिस तरह जितनी जल्दी एफआईआर दर्ज हुई है, उससे लगता है कि इसका जांच का विषय तो बाद में है, लेकिन गिरफ्तारी शायद पहले हो सकती है। लेकिन अब ये चूंकि कानूनी बातें हैं, ये एक वकील ही बता पाएगा कि ऐसा क्या है। लेकिन जिस तरह जितनी जल्दी एफआईआर दर्ज करी गई, उसी तरह जो मामला विचाराधीन कोर्ट में हुआ है और उस पर विवेचना का भी विषय है। हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत हो सकता है कि जल्दी ही गिरफ्तारी शंकराचार्य जी की कर ली जाए, ऐसा प्रतीत होता है। पवन, जितने भी बीएनएस की धाराएं हैं लैंगिक अपराध से जुड़े हैं, पॉक्सो एक्ट के मामले में 7 साल से ऊपर की सजा की सभी धाराएं हैं, क्या कोई बचने का रास्ता रहेगा? और दूसरा सवाल है, जांच की आंच आरोपी तक पहुंच पाएगी? जी, सबसे पहला सवाल तो आपका, जो जांच 7 साल से ऊपर धाराएं हैं और आजीवन कारावास तक है। पॉक्सो एक बहुत ही गंभीर अपराध है नाबालिग बच्चों के साथ में, तो बचने का तो कहीं कोई चांस नहीं लगता है। लेकिन अगर ये सिद्ध हो रहा है कि इनके ऊपर निर्दोष मुकदमा लिखा गया है या उनको फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है, तो इस विषय पर यह तो जांच का विषय है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यायपालिका पर उन्होंने कहा है, जिस समय मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया, जिस समय गौण शोषण का मामला है, उस समय मीडिया के कैमरों के आगे था, क्योंकि उसी समय प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ था, बटकों की चोटियां पकड़ के खींची गई थी। तो उनका तो साफ तौर से कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है, जिससे कि हम हमारी बात को आगे हम ना पहुंचा पाए और धर्म के ध्वज को जो है झुकाया जा रहा है। इस तरीके की जो बातें हैं। और बाकी रही पॉक्सो एक्ट की बात, उसमें तो आजीवन कारावास 7 साल से ऊपर की सजा भी है, आजीवन कारावास भी है। अगर दोष सिद्ध होता है तो आजीवन कारावास की भी सजा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो न्यायपालिका की है, न्यायपालिका क्या करती है, किस तरीके से जांच करती है। लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। अविनाश, एक आम आदमी होता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो जाती है। चूंकि ये धर्मगुरु से मामला जुड़ा हुआ है, 24 घंटे से ऊपर एफआईआर हो गई। क्या आश्रम तक जांच की टीम पहुंची है? अभी तक क्या कुछ जांच हुई है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये सबसे पहले ये समझना होगा कि ये आम आदमी नहीं, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ये जो सनातन धर्म के हिसाब से जो 4 पीठ होते हैं, जो 4 शंकराचार्य सबसे बड़े शंकराचार्य होते हैं, उनमें से ये है। तो निश्चित तौर पर ये एक आस्था से जुड़ा मामला है, इसको यूं ही नहीं देखा जा सकता है। इसमें साफ है कि शंकराचार्य जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, शंकराचार्य पर आज जिस तरीके से जो ये आरोप लगे हैं, शंकराचार्य के समर्थन में भी आज तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो भी आ चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके से चीजें होंगी, अगर सनातन के शंकराचार्य कोई सनातन के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। अगर किसी ऐसे इतनी बड़ी सिद्ध पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके से गलत आरोप लगाए जाएंगे तो उसका क्या मैसेज आएगा? यानी कि साफ है कि जो धर्मगुरु है वो भी शंकराचार्य के समर्थन में है। क्योंकि शंकराचार्य जिस तरीके से शंकराचार्य ने जब सरकार की जो बात हुई थी प्रयागराज में, जो मामला शुरू हुआ था, ये मामला वहां से निकला है। वहां से निकलने के बाद ही आप पूरी तरीके से शंकराचार्य पे एफआईआर होती है, मुकदमा दर्ज होता है कोर्ट की तरफ से। जो कोर्ट पे जो मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं वो भी इन्वेस्टिगेटर हैं। तो तमाम ऐसी चीजें, तो उनके पक्ष में भी तमाम जो लोग हैं वो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये मामला ऐसा है क्योंकि ये पॉक्सो से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें गिरफ्तारी तुरंत होती है। तो ऐसे में शंकराचार्य ने अपनी जो लीगल टीम, उनकी पूरी लीगल टीम है, उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम को उन्होंने अपने आश्रम में बुलाया है, साथ में है भी। और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी जांच होगी उसमें वो सहयोग करेंगे। यानी कि कोर्ट की तरफ से जो भी जांच होगी उसमें वो सहयोग करेंगे। जो उनकी लीगल टीम है, यानी कि जो वकील है, वो उसमें पूरी तरीके से कोर्ट जाएंगे और जो भी चीजें उनकी तरफ से जो पक्ष है वो रखा जाएगा। लेकिन
ये मामला सनातन से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे यूं ही फैसला नहीं दिया जा सकता। इसमें यूं ही गिरफ्तारी होने के बाद जो तमाम लाखों करोड़ों सनातनी है उनके दिलों पे क्या असर इसका रहेगा, क्योंकि जो शंकराचार्य में विश्वास रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो साफ है, शंकराचार्य ने कहा है कि वो सहयोग करेंगे। फिलहाल यूपी की जो पुलिस है वो सरकार के अंडर में रहती है, इसलिए सरकार जो कहेगी वही वो यहाँ की पुलिस करेगी। तो उन्होंने अन्य और राज्य की बात कही थी कि कोई अन्य राज्य की और राज्य यानी कि जहाँ बीजेपी शासित सरकार ना हो वहाँ किसी राज्य की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच करे। फिलहाल उनकी जो लीगल टीम है आश्रम में बैठी हुई है, उनकी अगर गिरफ्तारी होती है तो उनकी तरफ से जो पक्ष है वो रखा जाएगा। लेकिन ये मामला एक शंकराचार्य से जुड़ा हुआ नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य एक ऐसा बड़ा पद होता है क्योंकि पूरे देश में जो सनातन की है उसमें 4 ही शंकराचार्य, तो उनमें से एक ये शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। तो साफ है ये मामला शंकराचार्य से जुड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों, लाखों लोगों जो सनातनी है उनकी आस्था से जुड़ा मामला है। तो इस पर यूं ही फैसला नहीं दिया जा सकता, इस पर यूं ही गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं चल रही कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस उन्हें कभी भी जेल में डाल सकती है। जी अविनाश, हम पवन से बातचीत कर लेते हैं। पवन, बात करें अगर सनातन हिंदू धर्म की, तो राम रहीम और आसाराम भी हिंदू धर्म के ही थे, इनके भी अनुयायी करोड़ों अरबों में हुआ करते थे। तो क्या कोई धर्म के पीछे कोई अपराधी बच सकता है? धर्म विशेष है, किसी का भी, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, क्या धर्म विशेष, धर्म को अपनाकर कोई अपराध, जो अपराधी अपराध करने से बच जाएगा, अपराध करता है और बच जाएगा क्या? उसको बता दिया जाएगा कि नहीं ये सनातन का है, ये मुस्लिम का है, ये सिख का है, ईसाई का है, ये धर्म अपराध नहीं कर सकता? जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, ये धर्म गुरु हैं और ये शंकराचार्य हैं। जो शंकराचार्य 4 मठों के शंकराचार्य हैं और बहुत ही पूजनीय होते हैं। लेकिन किसी भी जांच, जब मुकदमा लिखा गया है, और बात ये नहीं, भाई भारत देश का संविधान कहता है कोई भी दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। लेकिन समस्या इस चीज पे आती है कि वो शंकराचार्य जैसे करोड़ों लोगों की उनके पास आस्था जुड़ी है, तो ये जांच का विषय है। जैसे किसी गरीब आदमी पर मुकदमा लिखा जाता है तो पुलिस पहले उसको जेल में डालती है और इसके बाद विवेचना करती है, और किसी बड़े प्रोफाइल का, हाई प्रोफाइल का मामला होता है तो पुलिस बोलती है कि जांच चल रही है। तो ये जांच का विषय है और ये बहुत ही करोड़ों लोगों को आस्था से जुड़ा हुआ है। ये चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, कोई भी अपराधी अगर होगा तो बच नहीं पाएगा। लेकिन समस्या इस चीज की है, बिना सबूतों के, और अगर मुकदमा लिखा गया है और जिसने मुकदमा लिखा है वो खुद एक हिस्ट्री टीचर है, ब्रह्मचारी, तो कहां तक इसको सच माना जाए? लेकिन ये बात विवेचना का विषय है। विवेचना में जो भी कुछ होगा उसके आधार पर, अगर ये गलत है तो लोगों की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है तो जनता खुद इनको नकारेगी और जनता खुद सड़कों पर उतरेगी इनकी गिरफ्तारी के लिए, अगर ये गलत है। अगर ये गलत नहीं है तो फिर ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी और सभी लोगों को न्यायपालिका पर खुद पूरा भरोसा है। जबकि स्वामी जी ने खुद कहा है कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका जो करेगी वो सही काम करेगी। जी, शुक्रिया अविनाश हमसे जुड़ने के लिए। पवन अवस्थी जी भी आपका भी शुक्रिया, रवि श्रीवास्तव जी आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। देखना होगा कि अग्रिम कार्रवाई इनके खिलाफ क्या कुछ होता है। बहरहाल स्पेशल डिबेट में यहीं तक आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।